Hello everyone, my name is Prashant Kumar, फर्स्ट ईयर बीपीटी स्टूडेंट फ्रॉम बीसीपीओ पीएमसीएच पटना। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ये टॉपिक क्लास 11th बायोलॉजी का है। ओके, तो ये वीडियो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। देखने के बाद एनसीईआरटी रीड करिएगा तो एनसीईआरटी इजीली समझ में आएगा। और आप चाहे नीट का तैयारी कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, बी फार्मेसी हो, या कुछ भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में एनसीईआरटी का हर एक लाइन कवर किया गया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑर्गेनिज्म है वो O2 का यूज़ करके, ऑक्सीजन का इनडायरेक्टली यूज़ करके ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, इन सभी सिंपल मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करने के बाद इनसे एनर्जी प्राप्त करता है और अपने वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ओके, तो क्या किया, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है वो O2 का इनडायरेक्टली यूज़ किया और सिंपल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, इन सभी को ब्रेक डाउन किया, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इन सभी सिंपल मॉलिक्यूल से एनर्जी को प्राप्त किया और अपने वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म किया। ओके, जब इन सभी कैटाबॉलिक रिएक्शन हो जाता है, कैटाबॉलिक मतलब तोड़ना, तो इन सभी कैटाबॉलिक रिएक्शन के बाद क्या निकलता है, O2 निकलता है। O2 निकलता है, ये O2 हार्मफुल होता है ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इसको रोकने के लिए सेल से कंटिन्यूअस CO2 बाहर निकालना पड़ता है और बाहर से O2 सेल में आना पड़ता है। ओके, तो देखो, एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ने इनडायरेक्टली O2 का यूज़ किया, उसके बाद सिंपल मॉलिक्यूल को ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड, इन सभी को ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा, इन सभी को तोड़ने के बाद एनर्जी प्राप्त हुआ, ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्राप्त हुआ और वो ऑर्गेनिज्म वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म किया। ओके, अब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड के टूटने के बाद, मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन के बाद CO2 रिलीज होता है। CO2 रिलीज होता है जो ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक होता है। तो इस हानिकारक को से बचने के लिए ऑर्गेनिज्म के सेल से ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लगातार निकलना होता है और ऑक्सीजन को लगातार सेल के अंदर आना होता है। ओके, ब्रीदिंग मतलब रेस्पायरेशन होता है। ब्रीदिंग क्या चीज़ है, ब्रीदिंग को हम लोग रेस्पायरेशन भी कहते हैं। ब्रीदिंग प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा O2 का एक्सचेंज, मतलब ये एटमॉस्फेयर है और ये सेल है, तो सेल के द्वारा जो CO2 प्रोड्यूस किया गया वो एटमॉस्फेयर में जाएगा और एटमॉस्फेयर से O2 सेल में आएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं, मतलब प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, मतलब ऑक्सीजन का एक्सचेंज
एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और सेल से CO2 का एक्सचेंज आपस में होता है। इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं। देखो, O2 अंदर गया, O2 अंदर गया और CO2 बाहर आया। O2 अंदर गया, CO2 बाहर आया। इन प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रीथिंग या रेस्पायरेशन। ओके, अब देखो रेस्पायरेटरी ऑर्गन, इसमें क्या बोला गया है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है जो एनिमल के डिफरेंट ग्रुप में वैरी करता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि उसका हैबिटेट क्या है और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मतलब मैकेनिज्म का ब्रीदिंग है वो हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। ओके, मतलब डिफरेंट ग्रुप के एनिमल में, मतलब इस वर्ल्ड के डिफरेंट ग्रुप के एनिमल में मैकेनिज्म का ब्रीदिंग है, जो सांस लेने का जो तरीका है वो अलग अलग तरीके से, कोई स्किन के थ्रू CO2 और O2 का एक्सचेंज करता है, कोई गिल्स के थ्रू CO2 और O2 का एक्सचेंज करता है, कोई लंग्स के थ्रू CO2 और O2 का एक्सचेंज करता है। ओके, तो इसके तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में वैरी करेगा। ये इस पे डिपेंड करेगा कि उसका हैबिटेट क्या है। हैबिटेट मतलब वो कहाँ रहता है, पानी में रहता है, वाटर में रहता है, वो स्थल पे रहता है, मतलब वो टेरेस्ट्रियल में रहता है, वो रेगिस्तान में रहता है, कहाँ रहता है, इस पर डिपेंड करता है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ऑर्गेनिज्म सेलुलर लेवल का है, टिश्यू लेवल का है, या और ऑर्गन लेवल का है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, इस पर डिपेंड करता है। ओके, तो देखो जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू CO2 और O2 का एक्सचेंज करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू CO2 और O2 का एक्सचेंज करते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म हुआ नेटवर्क और ऑफ ट्यूब के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, और गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू अपना ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं। ओके, तो अब एक एक करके हम लोग जानते हैं ब्रीदिंग क्या चीज़ है। बॉडी के अंदर CO2, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेना और बॉडी से बाहर एटमॉस्फेयर में CO2 को छोड़ना। तो इस प्रोसेस को, मतलब इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ब्रीथिंग या रेस्पायरेशन। ओके, अब देखो सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है? इसमें एक्सचेंज ऑफ O2 विथ CO2 विथ सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। जैसे इसमें स्पंज हुआ, स्पंजेस, सिलेंट्रेट, फ्लैट बॉम्ब। तो इसका बॉडी का स्ट्रक्चर, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पंज का सेलुलर होता है। ओके, तो स्पंजेस हुआ, सिलेंट्रेट्स हुआ, फ्लैटवर्म्स हुआ, ये सभी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ब्रीदिंग को परफॉर्म करते हैं, मतलब O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं। ओके, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? ये एक्सचेंज ऑफ O2 विथ CO2 विथ सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। जो O2 का एक्सचेंज है CO2 के साथ, वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ऑर्गेनिज्म अपने पूरे बॉडी सरफेस के द्वारा O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं। ओके, मतलब O2 को अपने बॉडी सरफेस से अंदर लेते हैं और CO2 को अपने बॉडी सरफेस से बाहर छोड़ते हैं। तो इसे ही बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। ओके, सिंपल डिफ्यूजन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? स्पंजेस हैं, सिलेंट्रेट से, फ्लैट बॉम्ब से। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है। ये चीज़ बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे नीट एग्जामिनेशन में, चाहे BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, स्टेट
गवर्नमेंट के द्वारा जो मेडिकल एंट्रेंस करवाया जाता है, तो इन सभी से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो आप लोगों को सिंपल डिफ्यूजन में स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, इन सभी लोअर इन्वर्टिब्रेट को याद रखना है। पूछेगा क्वेश्चन में सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा कौन ब्रीथिंग को परफॉर्म करता है, तो आपको याद रखना है स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स। ओके, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, तो ऑर्गेनिज्म CO2 और O2 का एक्सचेंज अपने पूरे बॉडी सरफेस के द्वारा करता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं मोस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल, इसका यूज अर्थवॉर्म करता है रेस्पायरेशन के लिए। तो अर्थवॉर्म केचुआ है, वो रेस्पायरेशन किसके थ्रू करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल। ओके, तो आपको सिर्फ याद रखना है मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा रेस्पायरेशन कौन करता है, अर्थवॉर्म, केचुआ। ओके, अब नेटवर्क ऑफ ट्यूब। नेटवर्क ऑफ ट्यूब है, वो किस में होता है, ये होता है इंसेक्ट में। किस में होता है, इंसेक्ट में। नेटवर्क ऑफ ट्यूब को ट्रैकियल ट्यूब भी कहते हैं। ओके, नेटवर्क ऑफ ट्यूब को ट्रैकियल ट्यूब भी कहते हैं। ओके, ये इंसेक्ट के शरीर में होता है। नेटवर्क ऑफ ट्यूब इंसेक्ट के बॉडी में होता है, और ये ट्यूब का एक जाल होता है। नेटवर्क ऑफ ट्यूब एक ट्यूब का जाल होता है, जिनसे वातावरण की वायु है, जो एटमॉस्फेयर का जो एयर है, एटमॉस्फेयर की वायु इंसेक्ट के शरीर में, इंसेक्ट के बॉडी में विभिन्न स्थान तक पहुंचती है। मतलब जो इंसेक्ट का जो ट्यूब है, उसके थ्रू एटमॉस्फेयर का जो एयर है, वो एयर इंसेक्ट के बॉडी के विभिन्न स्थान तक पहुंचती है। ओके, जिससे सेल सीधे गैसों का आदान प्रदान करता है। ओके, तो इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट में होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब, और नेटवर्क ऑफ ट्यूब को हम लोग ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विथ इन बॉडी। नेटवर्क ऑफ ट्यूब है, वो इंसेक्ट में एटमॉस्फेरिक एयर को इंसेक्ट के बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेटवर्क ऑफ ट्यूब इंसेक्ट में होता है, आप लोगों को याद हो जाएगा। नेटवर्क ऑफ ट्यूब इंसेक्ट में होता है, कीट में होता है, कीटों में होता है। नेटवर्क ऑफ ट्यूब को ट्रैकियल ट्यूब भी कहते हैं। इंसेक्ट में नेटवर्क ऑफ ट्यूब का वर्क होता है ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विथ इन द बॉडी, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को इंसेक्ट के बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं गिल्स के द्वारा कौन रेस्पायरेशन करता है, गिल्स को हम लोग वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर कहते हैं, इसे ब्रांचियल रेस्पायरेशन कहते हैं। गिल्स के द्वारा जो रेस्पायरेशन करता है उसे ब्रांचियल रेस्पायरेशन कहते हैं। ओके, और इसका गिल्स या वैस्कुलराइज्ड गिल्स एक क्या है, वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर है। गिल्स को ब्रांचियल रेस्पायरेशन कहते हैं। ओके, तो गिल्स का यूज एक्वाटिक ऑर्थोपोडा और मोलस्का के द्वारा यूज किया जाता है। गिल्स का यूज ऑर्थोपेडिक, एक्वाटिक, ऑर्थोपोडा और मोलस्क के द्वारा यूज किया जाता है। ओके, गिल्स के द्वारा फिश भी रेस्पायरेशन करते हैं। ओके, गिल्स के द्वारा फिश भी रेस्पायरेशन करता है। तो आप लोगों को याद क्या रखना है, गिल्स का यूज एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा, मोलस्क गिल्स का यूज करते हैं,
ओके, रिस्पायरेशन के लिए, और फिश यूज करते हैं। अब लंग्स, लंग्स क्या चीज़ है? लंग्स एक 5वें नंबर पे लंग्स है। लंग्स, लंग्स क्या है? वेस्कुलराइज्ड बैग है। ओके, लंग्स जो ऑर्गेनिज्म लंग्स के द्वारा श्वसन करता है, रेस्पायरेशन करता है, उसे पल्मोनरी रेस्पायरेशन कहते हैं। ओके, तो लंग्स के द्वारा जो रेस्पायरेशन, लंग्स के द्वारा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म के ऑर्गेनिज्म है जो रेस्पायरेशन करते हैं, जैसे एम्फीबियंस हुए, रेप्टाइल्स हुआ, बर्ड्स हुआ, मैमल्स हुए, ये सभी लंग्स के द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं। ओके, अब हम लोग मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन मतलब आर्द्र त्वचा, तो मॉइस्ट स्किन जिसे क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कहते हैं। तो मॉइस्ट स्किन के द्वारा फ्रॉग है वो क्या करता है? रेस्पायरेशन करता है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं। ओके, ये नॉस्ट्रिल्स है वो अपर लिप्स के ऊपर में खुलते हैं। ये नॉस्ट्रिल हमारे अपर लिप्स के ऊपर में खुलते हैं। ओके, ये नॉस्ट्रिल नसल चैम्बर में, मतलब नसल चैम्बर में नसल पैसेज के द्वारा लीड करते हैं। ओके, हमारे पास क्या होते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं। ओके, ये अपर लिप्स के ऊपर में होते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अपर लिप्स के ऊपर में होते हैं और ये बाहर की ओर ओपन होते हैं। ओके, और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है वो नसल पैसेज के द्वारा नसल चैम्बर में जाके पहुंचते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल नसल पैसेज के द्वारा नसल चैम्बर में पहुंचते हैं। ओके, और ये नसल चैम्बर है वो फैरिंग्स में जाके ओपन होते हैं। नसल चैम्बर फैरिंग्स में जाके ओपन होता है। ओके, फैरिंग्स क्या चीज़ है? फैरिंग्स एक कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, मतलब फैरिंग्स क्या चीज़ है? फैरिंग्स है एक पोर्शन है जिसमें पैसेज फॉर फूड एंड एयर होता है। एक कॉमन पैसेज है, पैसेज फॉर फूड एंड एयर, एयर के लिए एक कॉमन पैसेज, फूड और एयर के लिए एक कॉमन पैसेज होता है। ओके, फैरिंग्स क्या है? फैरिंग्स है जो फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है, मतलब फूड और एयर का उभयनिष्ठ मार्ग है। ओके, मतलब कॉमन फूड और एयर का कॉमन या उभयनिष्ठ मार्ग है। यहीं से फूड और एयर पास करते हैं। फूड कहाँ चले जाता है? ओसोफेगस में चला जाता है, एयर ट्रैकिया में चला जाता है। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर क्या चीज़ है? फैरिंग्स। एग्ज़ाम में आ सकता है, चाहे बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, लैब टेक्नीशियन हो, तो उन सभी में पूछा गया है। ओके, अब जो फैरिंग्स है वो कहाँ ओपन होता है? ये ओपन होता है लैरिंग्स में ओपन होता है, ट्रैकिया में ओपन होता है। किसके द्वारा? लैरिंग्स के थ्रू। फैरिंग्स ट्रैकिया में ओपन होगा किसके थ्रू? लैरिंग्स के थ्रू। ओके, तो लैरिंग्स क्या चीज़ है? लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लैरिंग्स को हम लोग
साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ओके, लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ओके, तो फेरिंग्स लैरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया में ओपन होता है। ओके, तो हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक से समझ लिए। अब देखिए, ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब हम लोग भोजन को निगलते हैं तो ग्लोटिस है, तो ग्लोटिस को कवर एपिग्लोटिस करता है। जब भोजन को निगलते हैं तो ग्लोटिस को कवर एपिग्लोटिस करता है। ओके, तो एपिग्लोटिस इसलिए कवर करता है ताकि फूड है, मतलब फूड का जो एंट्री है वो लैरिंग्स में जाने से बचाता है। ओके, तो जब हम भोजन को निगलते हैं तो ग्लोटिस को कवर करता है, क्योंकि ग्लोटिस का वर्क है प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, मतलब फूड का एंट्री लैरिंग्स में जाने से बचाता है। ओके, इसलिए एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर करता है। और एपिग्लोटिस क्या होता है? एक थीन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। ओके, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि एपिग्लोटिस है वो एक कवर है जो एपिग्लोटिस को कवर करता है। जब हम लोग भोजन को निगलते हैं तो ग्लोटिस ओपन हो जाता है। ओके, तो ग्लोटिस ओपन रहता है, तो जब फूड को हम जब निगलते हैं उस टाइम ग्लोटिस को कवर कौन करता है? एपिग्लोटिस कवर करता है, जिससे फूड लैरिंग्स में जाने से बच जाता है और वो एसोफेगस में चला जाता है। ओके, और एपिग्लोटिस क्या चीज़ है? ये एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं ट्रैकिया क्या चीज़ है। अब देखो, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि देखो, लैरिंग्स हुआ जब हम लोग फूड को अंदर अपने माउथ के अंदर लेते हैं, उसके बाद निगलते हैं, तो ग्लोटिस ओपन रहता है। देखो, ये ग्लोटिस है, ग्लोटिस ओपन ग्लोटिस है, तो ये ग्लोटिस ओपन है। तो जब हम फूड अंदर आता है माउथ के थ्रू अंदर आ जाता है, तो इसको कहाँ जाना होता है? यहाँ पे। तो यहाँ से कहाँ जाना होता है? ओसोफेगस में जाना होता है। तो यहाँ पे फूड माउथ से यहाँ ना चला जाए, ये ओसोफेगस में जाना होता है। अगर लैरिंग्स में चला गया तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए एपिग्लोटिस से वो ग्लोटिस को बंद कर देता है। वो एपिग्लोटिस से वो ग्लोटिस को क्या कर देता है? बंद कर देता है, तो एपिग्लोटिस क्लोज हो जाता है। तो जो फूड है वो माउथ से डायरेक्ट इधर की ओर ओसोफेगस की ओर चला जाता है। ओके, और ग्लोटिस में जाने से बच जाता है। तो ग्लोटिस को एपिग्लोटिस कवर कर देता है, इस तरीके से कवर हो जाता है, मतलब बंद कर देता है उसका मार्ग, और जो माउथ से जो फूड आया वो ओसोफेगस में ईजिली चला जाता है। ओसोफेगस से स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, तो इस तरीके से फूड मूव करता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं ट्रैकिया क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये एक ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है। ओके, ये क्या चीज़ है? ट्रैकिया। इतना से इतना तक पोर्शन जो दिख रहा है वो क्या चीज़ है? ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या चीज़ है? ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, मतलब एक सीधा ट्यूब है, एक स्ट्रेट ट्यूब है। ये एक्सटेंड अप टू द मिड थोरेसिस कैविटी, ये मिड थोरेसिस कैविटी तक फैला होता है, मतलब इसका एक्सटेंशन मिड थोरेसिक कैविटी तक होता है।
ट्रैकिया है वो डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। ट्रैकिया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री तक डिवाइड होता है। ओके, और ये इसका डिवीज़न लेफ्ट प्राइमरी ब्रांची और राइट प्राइमरी ब्रांची और लेफ्ट प्राइमरी ब्रांची में होता है। ओके, तो ट्रैकिया है वो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा तक डिवाइड होता है, आपको ये याद रखना है। ओके, और ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होता है, ये एक्सटेंड करता है मिड थोरैसिक कैविटी तक। ओके, और ये डिवाइड होता है राइट प्राइमरी ब्रांची में और लेफ्ट प्राइमरी ब्रांची में। ओके, अब देखो प्राइमरी ब्रांची फिर डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रांची है। देखो ये अब हम लोग डायग्राम से अच्छे तरीके से समझेंगे। ये देखो ये ट्रैकिया है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये ट्रैकिया हुआ तो ट्रैकिया मिड थोरैसिक है, मिड थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंड करता है। ओके, और देखो यहाँ से फिर डिवाइड करेगा ट्रैकिया प्राइमरी ब्रांची में, तो ये हुआ प्राइमरी ब्रांची। उसके बाद सेकेंडरी ब्रांची का स्टार्ट हो जाता है, सेकेंडरी ब्रांची में ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ब्रांचियोल बन जाता है, ब्रांचियोल इस तरीके से। उसके बाद एल्वियोलर डक्ट आता है, एल्वियोलर डक्ट के बाद एल्वियोलाई बन जाता है। ओके, तो इस तरीके से ट्रैकिया का डिवीजन होता है। ओके, तो देखो ट्रैकिया का डिवीजन इस तरीके से है। सबसे पहले प्राइमरी ब्रांची स्टार्ट होता है, उसके बाद प्राइमरी ब्रांची डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रांची में, सेकेंडरी ब्रांची डिवाइड होता है टर्सरी ब्रांची में, टर्सरी ब्रांची के बाद ब्रांचियोल्स आता है, उसके बाद थिन टर्मिनल ब्रांचियोल आता है, उसके बाद थिन टर्मिनल ब्रांचियोल एल्वियोलाई को बनाता है। ओके, एल्वियोलाई क्या चीज़ है, एक थिन इरेगुलर वाल है, इसे वैस्कुलर बैग भी कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वैस्कुलराइज्ड बैग के समान होता है। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, एल्वियोलाई है वो थिन इरेगुलर वाल होता है, इसे वैस्कुलराइज्ड बैग कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वैस्कुलराइज्ड बैग के समान होता है। ओके, देखो ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रांची एंड इनिशियल ब्रांचियोल्स आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। जो ट्रैकिया हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रांची हुआ और इनिशियल ब्रांचियोल्स हुआ, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग के द्वारा सपोर्ट होता है। देखो डायग्राम को देखो, ट्रैकिया जो ट्रैकिया हुआ ना, देखो ये ट्रैकिया में क्या दिख रहा है, ट्रैकिया में दिख रहा है ये रिंग, इनकम्प्लीट रिंग दिख रहा है इस तरीके से, राउंड इनकम्प्लीट, पूरी तरीके से राउंड नहीं होता है, इनकम्प्लीट राउंड होता है, इनकम्प्लीट रिंग होता है। ओके, तो इस तरीके से कार्टिलेजिनस रिंग होता है, ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग होता है, ट्रैकिया में हो गया कार्टिलेजिनस रिंग, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रांची में कार्टिलेजिनस रिंग होगा और इनिशियल ब्रांचियोल में कार्टिलेजिनस रिंग होगा। ये रिंग इन सभी को सपोर्ट करता है ताकि कोलैप्स ना कर जाए, इन सभी को कोलैप्स होने से बचाने के लिए ये रिंग होता है। ओके, अब हम लोग लंग्स टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि लंग्स क्या चीज़ है। लंग्स
का कि लंग्स क्या चीज़ है, लंग्स किससे कवर होता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लंग्स, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, ओके, जो कवर बाई अ डबल लेयर प्लूरा, जो डबल लेयर प्लूरा से कवर होते हैं। हमारा लंग्स 2 लंग्स है जो डबल लेयर प्लूरा का जो डबल लेयर है उससे कवर होता है दोनों लंग्स। और हाँ, डबल लेयर प्लूरा है उसके बीच में, डबल लेयर प्लूरा का जो लेयर है उसके बीच में प्लूरा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ओके। मान के चलो, देखो ये डबल लेयर हुआ प्लूरा का, ये लंग्स हुआ, ये लंग्स हुआ, ओके। तो ये डबल लेयर हुआ इस तरीके से, ये अंदर वाला लेयर हुआ, ये बाहर वाला लेयर हुआ। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, प्लूरा फ्लूइड होता है। तो यही हुआ प्लूरा फ्लूइड, ओके। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स होते हैं और इन दोनों लंग्स को प्लूरा लेयर, जो डबल लेयर होता है वो कवर करता है, और डबल लेयर प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ओके। अब देखो, डबल लेयर प्लूरा का डबल लेयर है वो इस तरीके से होता है। देखो ये लंग्स है, लंग्स है, तो लंग्स का जो प्लूरा का डबल लेयर इस तरीके से होता है। इस फिगर में लंग्स को जूम करके दिखाया गया है और उसके कवरिंग को जूम करके दिखाया गया है। तो देखो ये लंग्स है, तो लंग्स को कौन कवर कर रहा है, प्लूरल मेम्ब्रेन, लंग्स का प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स को कवर करता है। अब देखो लंग्स के डबल मेम्ब्रेन में हुआ, एक हुआ आउटर इनर मेम्ब्रेन, एक हुआ आउटर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में स्पेस होता है। आउटर मेम्ब्रेन, प्लूरा का आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है। इन स्पेस के बीच में प्लूरल फ्लूइड जमा होता है, ओके। इसका वर्क, मतलब इसका वर्क हम लोग आगे पढ़ेंगे, ओके। तो आप लोग समझ गए। और हाँ, प्लूरल फ्लूइड का वर्क है रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, जो लंग सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है उसको प्लूरल फ्लूइड रिड्यूस करता है, मतलब फ्रिक्शन को कम करता है। अब जो लंग्स का डबल लेयर है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, एक होता है आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन, एक होता है इनर प्लूरा मेम्ब्रेन। एक होता है क्या, आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन, देखो आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन, एक होता है इनर प्लूरा मेम्ब्रेन, ओके। तो जो आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन है ना, वो क्लोज कांटेक्ट विथ थोरेसिक लाइनिंग, ये थोरेसिक लाइनिंग के क्लोज कांटेक्ट में होता है। और इनर प्लूरा है ना, वो कांटेक्ट विथ लंग सरफेस, ये लंग सरफेस के कांटेक्ट में होता है। तो आपको ये याद रखना है कि लंग्स का जो डबल प्लूरा लेयर मेम्ब्रेन है उसका आउटर प्लूरा सरफेस थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में होता है, और इनर प्लूरा सरफेस या मेम्ब्रेन है वो लंग्स सरफेस के कांटेक्ट में होता है, ओके। अब देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये क्या चीज़ है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए। ये एपिग्लोटिस है जो ग्लोटिस को कवर करता है जब हम लोग भोजन को निगलते हैं माउथ के थ्रू, तो ये ट्रैकिया में जाने से बचाता है, मतलब लैरिंग्स में जाने से बचाता है। और एपिग्लोटिस जब ग्लोटिस को कवर करता है तो फूड ओसोफेगस में चला जाता है, ओके। तो ये क्या चीज़ है, ये है
ये क्या चीज़ है? एपिग्लोटिस। ओके, ये वाला एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस का वर्क क्या है? वर्क है कि ये लैरिंग्स में फूड को जाने से बचाता है। ओके, आपको ये याद रखना है, एपिग्लोटिस लैरिंग्स में फूड को जाने से बचाता है। एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ये ग्लोटिस को कवर करता है। ओके, और ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स एक साउंड बॉक्स होता है। ओके, और ये एक स्ट्रेट ट्यूब है। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या चीज़ है? एक स्ट्रेट ट्यूब है। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है। ओके, इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स होता है। ओके, तो इस तरीके से कार्टिलेजिनस रिंग्स है, इस तरीके से। ओके, तो ये ट्रैकिया हुआ। उसके बाद ट्रैकिया डिवाइड कर जाता है ब्रोंकस में, तो ये ब्रोंकस हुआ। उसके बाद ब्रोंकस के बाद फिर देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है इस डायग्राम में? प्लूरल मेम्ब्रेन, जो लंग्स को कवर करता है वो क्या चीज़ है? प्लूरल मेम्ब्रेन। तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन देखो, ये अंदर वाला प्लूरल मेम्ब्रेन का डबल लेयर होता है। एक होता है अंदर वाला लेयर जिसे इनर लेयर बोलते हैं, एक होता है आउटर लेयर जिसे बाहरी लेयर कहते हैं। ओके, इनर लेयर लंग्स के कांटेक्ट में होता है। ओके, अब ये क्या चीज़ है? ब्रोंचियोल्स। ब्रोंचियोल्स, ये वाला जो दिख रहा है ये ब्रोंचियोल्स है। और ब्रोंचियोल्स के बाद एल्वियोलाई आता है। ओके, जो राउंड राउंड है वो क्या चीज़ है? एल्वियोलाई। और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में, जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसके बीच में क्या होता है? उसके बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड। ओके, तो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड। ओके, और ये वाला है डायफ्राम। ओके, तो ये NCERT का डायग्राम है, तो आप लोग इसको अपने कॉपी में बनाइए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको ये बनाना हो सकता है। नीट के एग्ज़ाम में ये सभी को हटा दिया जाएगा, ये सभी को हटा दिया जाएगा। उसके बाद आपको चॉइस करना रहेगा, आपको पहचानना रहेगा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो कंडक्टिंग पार्ट क्या होते हैं। देखो, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंचियोल्स तक, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंचियोल्स तक क्या होते हैं? कंडक्टिंग पार्ट होते हैं। कंडक्टिंग पार्ट का क्या वर्क है? ये ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई, मतलब कंडक्टिंग पार्ट एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, कंडक्टिंग पार्ट है जो एयर को क्लियर करता है फॉरेजिन पार्टिकल से, मतलब बाहरी एयर में जो बाहरी पार्टिकल होता है, जो गंदगी होता है, जो धूल होता है, उसको कंडक्टिंग पार्ट क्लियर करता है, साफ करता है, शुद्ध करता है। ओके, और कंडक्टिंग पार्ट है वो ह्यूमिडिफाइज करता है, मतलब उसको नमी बनाता है, एयर को नमी करता है। ओके, और कंडक्टिंग पार्ट का वर्क चौथे नंबर पे वर्क है ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर का एयर है उसका टेम्परेचर अलग होगा, तो कंडक्टिंग पार्ट के अंदर जब एयर आता है तो उसको बॉडी टेम्परेचर के लेवल में कर देता है, एयर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर में कर देता है कंडक्टिंग पार्ट। ओके, तो कंडक्टिंग आपको याद रखना है, कंडक्टिंग पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंचियोल्स तक होता है। इसका वर्क होता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक लाना। ओके, और एयर को बाहरी पार्टिकल, मतलब गंदगी से, धूल से,
इसको साफ़ करता है। कंडक्टिंग पार्ट एयर को नमी देता है, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है, और कंडक्टिंग पार्ट एयर को, एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के अंदर लाता है, मतलब उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर देता है। ओके, अब देखो, अब कंडक्टिंग पार्ट हम लोग देख लिए। अब सेकंड नंबर पे आता है एल्वियोलाई या इसके डक्ट। इसे क्या कहते हैं? एक्सचेंज, रेस्पायरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। फर्स्ट कंडक्टिंग पार्ट हुआ, सेकंड नंबर पे रेस्पायरेटरी या एक्सचेंज पार्ट आता है। इस रेस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट एल्वियोलाई के डक्ट से बनते हैं। ओके, अब देखो रेस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट किससे बनते हैं? एल्वियोलाई के डक्ट से बनते हैं। तो एक्सचेंज पार्ट का वर्क क्या है? वर्क है साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। रेस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट का वर्क है कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर और ब्लड के बीच में एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, मतलब O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है ब्लड के बीच में और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। ओके, मतलब O2, ब्लड में O2 आता है और ब्लड या टिश्यू के थ्रू O2 जो एल्वियोलाई है उसके द्वारा CO2 ब्लड से या टिश्यू से CO2 बाहर निकलता है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से एल्वियोलाई डक्ट के थ्रू नाक के द्वारा CO2 बाहर निकल जाता है, और जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो कंडक्टिंग पार्ट से होते हुए रेस्पायरेटरी या एक्सचेंज पार्ट एल्वियोलाई डक्ट के थ्रू एल्वियोलाई में आता है और टिश्यू के थ्रू ब्लड में चला जाता है। तो इस तरीके से एक्चुअल डिफ्यूजन होता है। तो रेस्पायरेटरी या एक्सचेंज पार्ट में एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, मतलब एक्चुअल O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है ब्लड और एटमॉस्फेयर के बीच में। आपको यही याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ब्रॉन्सी। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, जो लंग्स में जो टॉपिक आता है वो टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, आप सभी को थैंक यू। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ओके।